मम्मी जी, जितना खाना हो उतना खाइए। हमारे यहाँ बहुत खाना है, जितना खा सकती हो खा लीजिए। अनीता ने अपनी सास की आंखों में देखते हुए कहा और नौकर को रसगुल्ले लाने को बोला। सास सोनिया जी और ससुर प्रभात जी दोनों बेहाल अनीता के सामने बैठे हुए थे। दोनों सूख कर कांटा हो चुके थे और उनके शरीर इतने कमज़ोर जर्जर दिख रहे थे कि हड्डियां ही दिख रही थी और उनमें बोलने की हिम्मत भी नहीं थी। पापा जी, लीजिए खाइए। अनीता ने ससुर जी के आगे भी पकवान सजा दिए और अंदर कमरे में चली गई। सास ससुर दोनों फटे हाल भीगी आंखों से घर की तरफ देखने लगे। इतना बड़ा आलीशान घर और इतनी शानो शौकत देखकर अनीता की सास सोनिया जी सकते में तो थी ही, बल्कि उन्हें अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब उसने अनीता के जीवन में कांटे बोने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कुछ साल पहले की सारी घटनाएं उनकी आंखों के सामने घूम रही थी। इसने तो घर में बर्बादी कर रखी है, जाने कहाँ से जाहिल गवार आ गई है। मेरा बेटा संजीव इतनी मेहनत से कमाता है और ये बर्बाद करने पर तुली हुई है। सास सोनिया अपनी बहू अनीता को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। मौका मिलते ही शुरू हो जाती थी। अनीता के मुंह से निकला, मगर मम्मी, मैंने तो उतना ही खाना बनाया है जितने घर के सदस्य हैं। लेकिन सास सोनिया जी कहाँ सुनने वाली थी। मुझसे मुंह मत चलाया कर, समझी? इतना सारा खाना बनाकर रख दिया है, कम खाने में भी काम चल सकता था ना। अनीता की सास अव्वल दर्जे की कंजूस थी और जब देखो बस उसका ध्यान इन्हीं बातों में लगा रहता था। अनीता की शादी को 1.5 साल हुआ था, लेकिन उसकी सास ने उसको अपनी कंजूसी के सारे रंग दिखा दिए थे। अनीता का पति संजीव अपनी माँ के इस व्यवहार से दुखी रहता, लेकिन माँ के आगे बोलना तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने के बराबर था। सोनिया जी किसी को नहीं छोड़ती थी, मगर जब अनीता के ससुर यानी प्रभात जी अनीता के लिए सोनिया जी से कहा सुनी किया करते थे, तो सोनिया जी थोड़ा शांत हो जाती थी। मगर बाद में सोनिया जी की आवाज़ इतनी ऊंची हो जाया करती थी कि प्रभात जी के मुंह में एक कोर भी नहीं चलता था। दिन भर कलेश के कारण प्रभात जी रिटायर होने के बाद भी घर से बाहर रहा करते थे। कंजूसी की हद इतनी थी कि दाल में दाल ढूंढनी पड़ती थी और सब्जी में सब्जी। पड़ोस की औरतें सोनिया जी से पूछने लगती थी, सोनिया, तेरी बहू को अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, अब तो शादी को भी 2 साल होने को आए हैं। सोनिया भी जवाब देती, हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, अभी तक नहीं हुआ। लोगों के सवालों के कारण घर में आए दिन झगड़ा होने लगा। सोनिया जी का मुंह फट होना अनीता के लिए बड़ा दुखदाई था। जब एक दिन सोनिया जी ने उससे पूछा, तू बांझ है गया, अभी तक खुशखबरी क्यों नहीं आई? सहमी सहमी अनीता भी थोड़ा रुककर जवाब देती, मम्मी जी, अभी तो 1.5 ही साल हुआ है। लेकिन इस जवाब से तो सोनिया जी को अंगारे ही लग गए। सोनिया जी ने आग बबूला होकर पूछा, 1.5 साल का क्या मतलब है? शर्म नहीं आ रही तुझे? सोनिया जी के इस दहाड़ से अनीता सहम से गई और चुपचाप खड़ी रही। अनीता ने सच्चाई तो सोनिया जी को बताई ही नहीं थी कि उनका बेटा संजीव अभी बच्चा चाहता ही नहीं था। पहले वो अपनी कमाई बढ़ाना चाहता था और फिर इसके बारे में सोचना चाहता था, मगर सोनिया जी को बच्चे से ज़्यादा लोगों की बातें खाए जा रही थी। एक दिन अनीता ने अपनी सास के सवाल संजीव के सामने रख दिए। संजीव, तुम्हारी मम्मी रोज़ मुझे ताने मारती है कि अभी तक खुशखबरी क्यों नहीं दी। तुम ही बताओ कि उनसे क्या कहूँ। उन्होंने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर रखा है। पहले क्या कम परेशानी थी। संजीव ने अनीता को समझाया। अरे कहने दो उन्हें, बस थोड़े दिन की बात है। काम से थकी हारी अनीता ने लेटे हुए कहा, पता नहीं तुम्हारे ये थोड़े दिन कब ख़त्म होंगे। मेरे तो रोज़ ही गले में सांस अटकी रहती है। जाने वो बच्चा
इस कंजूसी में कैसे जिएगा। अगले दिन सुबह ही सास का फरमान अनीता के सामने आ गया कि डॉक्टर के पास चलना है। सोनिया जी की तो जैसे इज्जत पर बात आ चुकी थी और वो अनीता की एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। अनीता ने फिलहाल बात टालने के लिए साथ जाना ही ठीक समझा। सोनिया जी ने महिला डॉक्टर से सारे चेकअप करने के बाद सवाल किया, डॉक्टरनी जी, बच्चा हो तो जाएगा ना। डॉक्टर ने भी सोनिया जी को संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया, अरे आप बेफिक्र रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्वस्थ है। लेकिन ये सुनते ही सोनिया जी ने पूछ लिया, तो अब तक बच्चा क्यों नहीं हुआ। डॉक्टर ने सोनिया जी को गुस्साए देखकर समझाया, देखिए प्रॉब्लम कोई नहीं है, ये चाहेंगी तो हो जाएगा, सब कुछ सही था। तो अब अनीता को सच बोलना ही सही लगा। उसने सोचा कि डॉक्टर के सामने आराम से कह सकती हूँ और मम्मी जी गुस्सा भी नहीं कर पाएंगी और रोज रोज की किटकिट भी ख़त्म हो जाएगी। अनीता ने काफ़ी देर तक सोचा और फिर बोली, डॉक्टर वो क्या है ना कि अब तक इसीलिए नहीं हुआ कि मेरे पति की मर्जी नहीं है, वो थोड़ा रुकना चाहते हैं क्योंकि अभी वो इसके लिए फाइनेंशियली पूरी तरह तैयार होना चाहते हैं। सोनिया जी की आंखें हैरत से फट गईं। कौन सा खजाना मिलता है तुम्हें, इतना था तो अपने घर से क्यों नहीं लाई, हमारे खानदान की ही बेइज्जती करनी थी तुझे। मैं तो कह रही हूँ डॉक्टरनी जी, ये इसके ही मन की उपज है, मेरा बेटा ऐसा सोच ही नहीं सकता। अनीता की ये देखकर हालत खराब होने लगी। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि सास यहीं डॉक्टर के सामने ही इस तरह बोलेगी। लग रहा था कि आज घर जाकर अनीता की खैर नहीं। आज सोनिया जी शायद बख्शने वाली नहीं थी। सोनिया जी के साथ अनीता घर वापस आ गई तो पूरे रास्ते सोनिया जी के तीखे शब्द सुनने को मिलते रहे। अनीता की आंखें बार बार भरकर आ रही थी, लेकिन सोनिया जी को ये सब न तो कभी देखा था और न ही दिखने वाला था। अपना सा मुँह लेकर अनीता उनके साथ घर आ गई और हाथ धोकर रसोई में चली गई। सास ने आते ही अपने पति प्रभात जी के कान भरने शुरू कर दिए। सुनिए जी, संजीव को समझा दीजिए आप, ये लड़का न जाने क्या सोच बैठा है या यही कल मुँही झूठ बोल रही है। इसके बाद सोनिया जी ने सारी बात पति को बता दी, जिससे वो मुस्कुरा उठी। प्रभात जी ने सोनिया जी की तरफ देखकर कहा, अरे सोनिया, जिस बात का इतना बतंगड़ बना रही हो वो इतनी बड़ी है ही नहीं। आजकल के बच्चे ऐसा सोचते ही हैं और प्लानिंग से काम करते हैं। अगर हमारा संजीव भी ऐसा सोच रहा है तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, मगर ज़्यादा समय होना अच्छी बात नहीं है। प्रभात जी सोनिया जी के व्यवहार को अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी तरह से भरपूर कोशिश की सोनिया जी को समझाने की। मगर सोनिया जी का स्वभाव इतना सरल भी नहीं था कि वो एक बार में मान जाती, इसीलिए तुरंत बोल पड़ी, वही मैं भी कह रही हूँ कि अच्छी बात नहीं है। वक्त निकल रहा है, मोहल्ले भर के लोग बातें बनाते हैं, कल दूसरे की भी शादी कर देंगे तो क्या ये घर में सुनी गोधी घूमेगी। समाज का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। वो आने वाली नई बहू क्या सीखेगी इससे। सोनिया जी अपने दूसरे बेटे राजीव की बात करने लगी थी, जो अच्छी नौकरी पर था, और सोनिया जी अब उसकी भी शादी करने के बारे में सोचने लगी थी। इस बार प्रभात जी बिगड़ पड़े। अरे कुछ समय शांति रख लोगी तो क्या कुछ घिस जाएगा तुम्हारा। तुम्हें शांति पसंद नहीं है क्या। तुम्हारी कंजूसी ने पहले ही घर के हालात खराब कर रखे हैं। तो सोनिया जी भी सुनते ही गुस्से में कहने लगी, घर को चलाती हूँ जिसे कंजूसी बोल रहे हो, बड़ी मुश्किल से घर जोड़ा है, इसको क्या ऐसे ही बर्बाद करने दूँ। प्रभात जी जो कि अखबार पढ़ने में मस्त थे, इस बार वो गुस्से पर काबू ना रख पाई। तो क्या पेट काट कर घर जोड़ोगी तुम, हद है इस औरत की भी। प्रभात जी
अखबार पटक कर जूते पहनने लगे थे। प्रभात जी बड़बड़ा रहे थे, इसीलिए मैं घर में नहीं रहता हूँ, रह लो यहाँ तुम ही शांति से अकेली। प्रभात जी फ़ोन उठाकर रोज की तरह गुस्से से बाहर निकल गई। अनीता दोपहर का खाना प्लेट में लेकर आ गई और सोनिया जी के सामने रखकर कहा, मम्मी जी खाना खा लीजिए। सोनिया जी ने जैसे ही अनीता को देखा तो उसका चेहरा तमतमा गया और बोली, ले जा इसे यहाँ से, अब तो चैन पड़ गया होगा तुझे। तेरे ही कारण मेरे घर की शांति में आग लग गई है। अनीता अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटकर रोने लगी और खुद से ही बोलने लगी, मेरी गलती ही क्या है, इनका बेटा नहीं चाहता है तो अब मैं क्या करूं। सोनिया जी की हरकतों से परेशान अनीता के दिन दुख में ही गुजर रहे थे। एक दिन अनीता ने सुबह उठकर कांपते हुए सोनिया जी से कहा, मम्मी जी आज मेरी मम्मी और भाभी आ रही हैं। सोनिया जी ने इस मौके पर भी अनीता को ताने मारते हुए कहा, अच्छा बेटी के घर कौन आता है, चल आ रही है तो कह देना कि बेटी के घर खाली हाथ ना चली आई। अनीता ये सब तो किसी तरह से सह गई, लेकिन जो उनके आने के बाद होने वाला था उसके बारे में सोचकर ही डर लग रहा था। दोपहर के बाद अनीता की मम्मी अपनी बहू के साथ आ चुकी थी और सभी सोफे पर आमने सामने बैठे हुए थे। सोनिया जी बार बार उनका लाया सामान देखती और मुंह बिचका लेती, जो प्रभात जी भी देख रहे थे। प्रभात जी ने उसकी माँ से कहा, बहन जी इतना लाने की क्या ज़रूरत थी। अनीता की माँ सोनिया जी की आदत जानती थी और इसीलिए बहुत सारा सामान लेकर आई थी। उन्होंने प्रभात जी से कहा, अरे नहीं भाई साहब, बेटी के घर ऐसे कैसे आ जाते। सब बात कर रहे थे, लेकिन सोनिया जी की नज़र बार बार अनीता की भाभी की तरफ जा रही थी। सोनिया जी ने आखिरकार मुंह से कह ही दिया, मुझे लगता है कि आपकी बहू खुशखबरी सुनाने वाली है। अनीता की माँ सोनिया जी के ऐसे सवाल से शक पका गई, लेकिन फिर भी बोली, हाँ जी हम भी बस आपको बताने ही वाले थे। सोनिया जी ने अपनी आदत के अनुसार ताने देना शुरू कर दिया। हाँ आप क्यों बताओगे हमें, आपकी बेटी तो अब तक हमें खुशखबरी दे नहीं पाई है, न जाने क्या सोचकर बैठी है। अब तो मोहल्ले के लोग भी टोकते रहते हैं, हम भी क्या जवाब दें। अब तो मैं कह दूंगी कि खुद ही पूछ लो अनीता से। इस बात को सुनकर अनीता की माँ का कलेजा फटने को आ गया। कितनी बेरहम और बदतमीज है ये, बोलने की तमीज़ तक नहीं है, हमारी ही बेइज्जती कर रही है। अनीता की माँ अपने मन में ये सब सोचने लगी थी। अनीता की माँ ने मौका पाकर अनीता से बात की, बेटा क्या हालत बना रखी है अपनी, अपना ख्याल रखा कर। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अब बहुत हो गया, तू अलग ही रह ले। अनीता ने अपनी माँ की बात से इनकार कर दिया, नहीं मम्मी, संजीव जी की बिना मर्जी के तो कुछ नहीं होगा। अनीता की माँ समझा कर चली गई, क्योंकि उनसे अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही थी। सोनिया जी की आदत उन्होंने कई बार देख ली थी, जो सहने के लायक नहीं थी, मगर ये अनीता ही थी जो कैसे भी बर्दाश्त कर रही थी। सोनिया जी ने अपने छोटे बेटे राजीव की शादी के लिए एक लड़की ढूंढ ली थी, जिससे उसकी शादी करवा दी गई, लेकिन ये शादी तो अनीता के लिए मुसीबत ही ले आई थी। राजीव की पत्नी का व्यवहार अनीता के साथ बहुत ही रूखा था, लेकिन सोनिया जी के सामने अच्छी बनी रहती थी और सोनिया जी के सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। सोनिया जी ने उसके सामने कुछ दिन तक तो कंजूसी की, लेकिन छोटी बहू के तेवर के आगे सोनिया जी के तेवर टिक न सके और सोनिया जी ने कंजूसी करना बंद कर दिया। लेकिन अनीता अब उसकी आंखों में खटकने लगी थी। उनकी कंजूसी अनीता के साथ पहले जैसी ही चलती रही। अनीता को न तो पेट भरकर खाना देती और ना ही ठीक से कपड़े।
संजीव भी अपनी माँ से तंग आ चुका था। संजीव अनीता की मदद करता तो सोनिया जी ताने सुना सुनाकर घर में हंगामा खड़ा कर देती। सोनिया जी अक्सर अनीता को कह दिया करती कि पहले उसके जैसा अपने घर से लेकर आ, फिर चाहे मन चाहा करना। शादी के 4 महीने बाद ही छोटी बहू तनुजा गर्भवती हो गई, जिसके कारण मुसीबतों का पहाड़ अनीता पर टूट पड़ा। सोनिया जी ने इस खुशखबरी के बाद अनीता को आड़े हाथों ले लिया और जी भरकर सुनाया, मुझसे झूठ बोल रही थी, बांझ है तभी तो अभी तक बच्चा नहीं हुआ। छोटी बहू को देखो, कम से कम इसने तो अपने खानदान की इज्जत रख ली। प्रभात जी ने सोनिया जी को तुरंत कहा, कुछ तो शर्म करो सोनिया, दोनों में तुलना कर रही हो। याद रखना कि घर में ये खटास के बीज तुम ही बो रही हो। सोनिया जी ने अनीता को तुरंत अल्टीमेट दे दिया, इसे कभी कुछ नहीं कहते, दोनों मियाँ बीबी झूठ बोलते हैं। देख बड़ी बहू, अगर अगले महीने खुशखबरी नहीं सुनाई तो अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लेना। प्रभात जी दांत पीसकर रह गई, क्या कर सकते थे। बहू का साथ देने पर घर में ज़बरदस्त लड़ाई होती। संजीव के शाम को आते ही अनीता ने सारी बात बताई। अनीता ने रोते रोते संजीव से कहा, एक तो मुझ पर काम इतना आ गया है, ऊपर से तनुजा के कारण मुसीबतें बढ़ते जा रही हैं, मुझसे अब सहन नहीं होता। संजीव से अनीता का दुख देखा ना गया। मैं माँ से अभी बात करता हूँ, आज बात होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। संजीव अपनी माँ के सामने जाकर गुस्से में बोला, माँ आप अनीता के साथ ये सब अब बंद करो, ऊपर से बच्चे का दबाव बना रखा है, दिन भर उसे ताने देती रहती हूँ, लेकिन वो बेचारी चुपचाप सह जाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप करती जाओगी। सोनिया जी संजीव को अनीता की तरफ से बोलते देखकर भड़क उठी और बोली, आज इस अनीता को ही देखती हूँ, इसने जीना हराम कर रखा है, मोहल्ले वाले रिश्तेदार सभी में बेइज्जती करवा रखी है और आज तेरे कान भी भर दिए। संजीव ने फिर अनीता का पक्ष लेकर कहा, माँ उस पर इल्ज़ाम लगाने अब बंद कर दो, वो वही करती है जो मैं कहता हूँ। सोनिया जी संजीव की बात सुनकर आग बबूला होकर दनदनाती हुई अनीता के कमरे में पहुँची। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बहू जो मेरे बेटे को ही मुझसे अलग कर दे, आज इसी को बाहर फेंकती हूँ। उसने घर को सिर पर उठा लिया था, जिसे अनीता समझ ही नहीं पाई कि अचानक क्या हुआ है। प्रभात जी ने आकर बात को दबाने की कोशिश की। सोनिया बस करो, इसके पीछे पड़ी रहती हूँ। सोनिया अपने पति के बोलने से और भी गुस्से में आ गई और कहने लगी, तुमने एक शब्द भी बोला तो इसके साथ तुम्हें भी बाहर फेंक दूंगी, समझे, चल बाहर निकल। सोनिया जी ने अनीता का हाथ पकड़कर बाहर घसीटा तो संजीव ने बीच में आकर हाथ छुड़ाया, लेकिन सोनिया जी को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अनीता के गाल पर कसकर थप्पड़ मार दिया। प्रभात जी और संजीव दोनों देखते ही रह गई। छोटी बहू तनुजा ने बीच में आकर कहा, दीदी माफ़ी मांग लो ना, गलती की माफ़ी मांगने में हर्जी क्या है। अनीता पहले ही दुखी थी, लेकिन देवरानी तनुजा के ऐसे बोलने के कारण वो चीख पड़ी, कौन सी गलती, खबरदार जो बीच में बोलने आई तुम। संजीव ने अपने छोटे भाई राजीव से कहा, राजीव अपनी बीवी को अंदर ले जाओ, ये माहौल को और ख़राब कर रही है। आज राजीव भी उल्टा संजीव पर ही बरस पड़ा, भैया माहौल तो आप लोगों ने ख़राब कर रखा है, मेरी पत्नी को मत कहिए। तो प्रभात जी ने तुरंत राजीव को आंखें दिखाकर अड़काया, मगर सोनिया जी की सह राजीव को मिल रही थी। सोनिया जी फिर से भड़क गई और बोली, तो निकल पहले यहाँ से, तेरे कारण भाइयों में भी फूट पड़ गई है। सोनिया जी ने फिर से अनीता का हाथ पकड़कर जोर से खींचा और जोर से जमीन पर बाहर की तरफ धक्का दे दिया, जिससे अनीता दूर जा गिरी। संजीव अनीता को बचाता हुआ चीख पड़ा, माँ ये जाएगी तो मैं भी जाऊँगा।
सोनिया जी ने आंखें निकाल कर कहा, हाँ, यही तो बाकी रह गया था, ये भी करवा दिया इसने। संजीव ने अनीता को सहारा देकर उठाया और अंदर जाकर दोनों सामान पैक करने लगे। लगभग 15-20 मिनट बाद दोनों बाहर आए और प्रभात जी के पैर छूने लगे तो उनकी ये देखकर जैसे सांसें ही रुक गईं और प्रभात जी घर को टूटता देख रोने लगी। अरे बेटा, जाने दो ना, भूल जाओ ये सब, अंदर चलो। नहीं पापा, इस घर में हमारी न तो औकात है और न ही इज्जत। माँ, आप रहो अपनी छोटी बहू के साथ ही। संजीव सामान के साथ अनीता का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। प्रभात जी ने रोते हुए अपनी पत्नी से संजीव को रोकने के लिए कहा, मगर सोनिया जी ने उन्हें रोकने से साफ मना कर दिया। जाने दो, 2 दिन में अक्ल ठिकाने आ जाएगी। जेब में दाने नहीं और अम्मा चली भुनाने। मैं भी देखती हूँ कि कितने दिन अकेले रहेंगे। अब संजीव और अनीता यहाँ से जा चुके थे और प्रभात जी रो रो कर टूट चुके थे। पहले दिन बीते और फिर महीने, मगर संजीव और अनीता वापस नहीं आई। प्रभात जी अक्सर सोनिया जी को ताना दे दिया करते थे, सोनिया, तुम्हें मैं जिंदगी भर माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हारे कारण मेरा परिवार टूट गया। मगर सोनिया जी का गुरूर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अनीता के प्रति नफ़रत के कारण सोनिया जी का मोह ही ख़त्म हो गया था। कुछ दिनों बाद तनुजा का बच्चा हो चुका था और घर में खूब खुशियाँ मनाई गई। मगर अनीता और संजीव की कमी प्रभात जी को बहुत खल रही थी। न जाने मेरे बेटे बहू कहाँ होंगे। प्रभात जी बीते दिनों को याद कर आंखें नम कर लेते थे। ये देखते ही सोनिया जी उनको उल्हाने देने लगती। तनुजा का बच्चा अब 2 महीने का हो चुका था और तनुजा के रंग ढंग बदलने लगे थे। धीरे धीरे उसने घर पर अपना कब्जा जमा लिया। प्रभात जी ने तो बहुत पहले ही सब छोड़ दिया था, लेकिन सोनिया जी ने पोते के मोह में तनुजा को धीरे धीरे जिम्मेदारी सौंपी तो तनुजा का असली रंग बाहर आ गया। तनुजा घर में हर एक काम अपने हिसाब से करती और अब सोनिया जी की कंजूसी की आदत भी छूट रही थी, क्योंकि तनुजा की आए दिन लताड़ उनको चुप रहने पर मजबूर कर देती। तनुजा ने उनका सम्मान करना भी छोड़ दिया था और बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल करने लगी थी। तनुजा सोनिया जी पर भरपूर हुक्म चलाकर कहती, बुढ़िया, टाइम से खाना बना दिया कर, मेरा बच्चा परेशान होता है। सोनिया जी को पूरे दिन काम करना पड़ता और जब जरा भी मुंह खोलती तो तनुजा आंखें निकाल कर बात करने लगती और बुरी तरह फटकार लगाती। तनुजा के शब्द उनका दिल चीर कर रख देती। शुक्र कर बुढ़िया, मैंने तुझे रखा हुआ है, वरना तू किसी लायक ही नहीं है। सोनिया जी काम करते करते अपनी भीगी आंखों को अपने पल्लू से पोंछा करती और प्रभात जी देखकर भी अनदेखा कर देते थे। कभी थोड़ी शिकायत भी करती तो वो भी सोनिया जी को ताना देते, जब बबूल का पेड़ लगाया है तो आम तो तुम्हें मिलेंगे नहीं, अब भुगतो जो किया है। अनीता होती तो तुम्हारे दिन ऐसे न होते। तनुजा सोनिया जी और प्रभात जी को रोटियां गिन गिन कर देने लगी थी। राजीव ने भी ध्यान देना छोड़ दिया था। तनुजा का जो मन आता वही करती और दिन ब दिन उसकी बेहूदगी बढ़ती जा रही थी। सोनिया जी ने एक दिन हिम्मत करके राजीव से कहा, बेटा, जरा तनुजा को समझा, 2 वक्त की रोटी तो ठीक से दिया करे, तेरे पापा बीमार रहने लगे हैं। राजीव ने उल्टे ही कहना सुनना शुरू कर दिया, तो आपने क्या कसर छोड़ी थी मम्मी, गिन गिन कर खाना देना तो आपने ही सिखाया है, अब वो कर रही है तो बुरा क्यों लग रहा है आपको? इस उम्र में कितना खाएंगे आप? तनुजा के कानों में ये आवाज़ें पहुंच चुकी थी। अब यही रह गया है कि मेरी शिकायत मेरे ही पति से करेगी ये बुढ़िया। मैं अनीता नहीं हूँ कि घर से चली जाऊँगी और मुझसे कोई कहे उससे पहले मैं उसे ही निकाल कर फेंक दूँगी। चलो निकलो यहाँ से, बहुत खा लिया मेरे पति की कमाई का। तनुजा ने सोनिया जी का हाथ पकड़ा और घसीटने लगी।
प्रभात जी भी पीछे से आई, लेकिन तनुजा को कोई फर्क नहीं पड़ा। सोनिया जी रोते हुए कहने लगी, बहू ऐसा मत कर, देख तेरे ससुर जी कितने बीमार हैं, छोड़ दे बेटा, माफ़ी मांग रही हूँ, गलती हो गई। तनुजा ने जहरीले शब्द फिर से कहे। अरे कैसी माफ़ी? माफ़ी तो अनीता भाभी ने भी मांगी थी, क्या किया था उनके साथ? प्रभात जी की आंखों के आगे वो दिन घूमने लगे जब इसी तरह अनीता और संजीव को निकाला जा रहा था। सोनिया, ये तेरी करनी के ही फल हैं, कहते हुए प्रभात जी दम से बैठ गए। तनुजा ने अपने ससुर जी से भी कह दिया, पापा जी आपको जो सामान ले जाना है वो ले जाइए, अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती। तनुजा ने रोती बिलखती सोनिया जी को खींचते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया। कुछ देर तक तो दोनों पति पत्नी दरवाजे पर ही बैठे रहे और कुछ देर बाद कहाँ गए कोई नहीं जानता था। तनुजा ने जब बाहर झाँक कर देखा तो लंबी सांस लेकर कहा, शुक्र है चले गए यहाँ से, अब जाकर मिली इस बुढ़िया से आज़ादी। दोनों पति पत्नी रात को चलते चलते घर से दूर निकल आए थे और रास्ते में एक मंदिर के बाहर चबूतरे पर दीवार के सहारे बैठ गए। कई दिन उनका ठिकाना वहीं चबूतरा बना रहा और उसके कुछ दिन बाद किसी ने उन्हें पास के ही रैन बसेरे में जगह दिलवा दी। दोनों रात को रैन बसेरे में सोने चले जाते और दिन भर मंदिर के बाहर बैठकर अपनी किस्मत पर रोया करते, और कोई कुछ दे देता तो वहीं खा लेते थे, या कुछ पैसे भी कोई दे जाता तो रख लेते। प्रभात जी सोनिया जी से बार बार एक ही बात कहते, कहाँ लाकर खड़ा कर दिया तुमने सोनिया, क्या वक्त आया है, दो दो बेटे होते हुए भी कोई हमारे पास नहीं है। प्रभात जी की तबीयत खराब रहने लगी थी, खांसने की बीमारी के साथ शरीर कमज़ोर भी बहुत हो गया था। दोनों की स्थिति अब फटे हाल थी, जिस पर दया करने वाला भी कोई नहीं था। ठंड में भी रात को सिकुड़कर सोना पड़ता और चिलचिलाती गर्मी में मंदिर के बाहर भिखारी बनकर बैठना पड़ता था। न तो दवाई के लिए पैसे थे और न ही खाने के लिए, पैरों की चप्पल तक नहीं बची थी। प्रभात जी दिन भर रोते रहते और सोनिया जी को कोसते रहते थे। एक दिन किसी अमीर ने वहाँ गरीबों को कंबल बांटे तो वो दोनों भी उसकी लाइन में जाकर बैठ गए। कंबल बांटने वाले पति पत्नी अपनी बच्ची के साथ आए थे। सबको खाने का पैकेट और कंबल बांटे जा रहे थे। जैसे ही दोनों सोनिया जी और प्रभात जी के नज़दीक आई तो दोनों ने उन्हें पहचान लिया, मगर अपनी हालत देखकर शर्म के मारे मुंह छुपाने लगी। लीजिए बाबा। जैसे ही उस छोटी लड़की ने प्रभात जी की तरफ कंबल बढ़ाया तो प्रभात जी अनदेखा न कर सके और उस बच्ची के गाल पर हाथ रखकर रोने लगे। उसकी माँ ने जैसे ही प्रभात जी की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई। पापा। प्रभात जी रो पड़े, अपने फटे कुर्ते से आंसू पोंछने लगे। संजीव भी ये देखकर तुरंत नज़दीक आया और प्रभात जी के गले लग गया। अनीता खड़ी रो रही थी कि तभी उसकी नज़र प्रभात जी के बगल में बैठी सोनिया जी की ओर गई, जो कि अनीता से नज़र छुपाने के लिए अपने पल्लू में मुंह छुपा रही थी। अनीता ने तुरंत देखते ही सोनिया जी को पुकारा, मम्मी। उसने तुरंत सोनिया जी को गले से लगा लिया। सोनिया जी ने रोते रोते कहा, बेटा मेरे कपड़े गंदे हैं, बीमार भी हूँ, तुझे बीमारी लग जाएगी। अनीता ने सोनिया जी की आंखों में देखते हुए कहा, मम्मी आपको देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्या हालत हो गई है, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, आप घर चलिए। अनीता और संजीव समझा बुझा कर अपने माता पिता को घर लेकर चले गए। उनकी गाड़ी से उतरते ही प्रभात जी और सोनिया जी इतना आलीशान घर देखकर देखते ही रह गए। कांपते कदमों से अंदर घुसे तो आंखें फटी की फटी रह गई। इतना बड़ा घर, साज सजावट देखकर सोनिया जी को शर्म आ गई। जिन सब चीज़ों के लिए उसने अनीता को इतना भला बुरा कहा था, वो सब आज अनीता के दामन में था। उसकी एक प्यारी सी बच्ची भी थी। आज सोनिया जी को इतने बड़े घर में
अनीता एक रानी की तरह लग रही थी। प्रभात जी ने बहू के सामने हाथ जोड़े और बोले, बेटा हमें माफ़ कर दो। अनीता ने तुरंत प्रभात जी के हाथ पकड़ लिए। नहीं पापा जी, ऐसा मत कहिए। सोनिया जी प्रभात जी को देखकर आंखों में आंसू भर लाई और अनीता से कहने लगी, बेटा माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए और मैं उस लायक भी नहीं हूँ। बहुत बुरा किया, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी मैंने। अपने ही बेटे बहू के जीवन में कांटे बो दिए। सोनिया जी बुरी तरह से रो रही थी और संजीव ने माँ माँ कहते हुए उसे गले से लगा लिया। सोनिया जी को किस्मत ने अच्छा झटका दिया था, जिससे उसे इतनी अकल तो आई थी कि आज माफ़ी मांग रही थी। भगवान ने इसी का बदला दिया, जब आज कितने समय बाद वो जी भरकर खाना खा रही थी। बाद में अनीता ने दोनों को जी भरकर खाना खिलाया और कपड़े लाकर दिए, जिससे सोनिया जी को अपने कंजूसी वाले दिन याद आ गई, जब उसने अनीता को दाने दाने को मोहताज होने को मजबूर कर दिया था। अनीता के तो अच्छे दिन आ गए, मगर सोनिया जी की हालत अब फटे हाल थी और दोनों के शरीर सूख कर काटा हो चुके थे। सिर्फ हड्डियां ही दिख रही थी। दोनों ने अपने साथ आप बीती सुनाई कि कैसे तनुजा ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया और घर से बाहर निकाल दिया। आज सामने वही अनीता खड़ी थी, जिसके साथ सोनिया जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, और जब भगवान की लाठी पड़ती है तो लाठी में आवाज़ नहीं होती, भले ही देर से मगर पड़ती ज़रूर है। सोनिया जी को भी उनके किए की सज़ा मिल ही गई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।